तो फाउंडेशन अच्छी होगी, और जितनी फाउंडेशन अच्छी होगी उतनी अच्छी बेहतरीन उस पर हम इमारत बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन, जितनी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगी, उसके बाद उनको उच्च शिक्षा में उतना ही उत्कर्ष बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि प्रेरणा की जो टीम गौतम बुद्ध नगर में काम कर रही है, मैं बहुत ज्यादा नाम को ना लेते हुए टीम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये एक सराहनीय कदम है, और इस प्रोग्राम की सफलता आप सबको मिले, हमारे बच्चों को मिले, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। आज के हमारे जो दो ट्रेनर्स हैं या एक्सपर्ट्स है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, मैं समझता हूं कि उनकी बातों को जब हम सुनेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का एक भाग बनाया, एक हिस्सेदारी बनाई, और अब मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आईएमटी परिवार की ओर से प्राइमरी एजुकेशन में, जैसे कि आईएमटी हमेशा ही आगे रहता है और हमारे सहयोग की अगर कहीं भी जरूरत होती है तो आईएमटी और आईएमटी परिवार के सभी लोग हमेशा एजुकेशन में जो सहयोग कर सकते हैं उसके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी हम इस सहयोग के लिए आगे तत्पर हैं। मैं अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी और डायट प्राचार्य एवं पूरी टीम को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आईएमटी परिवार की तरफ से आपको जिस सहयोग की जरूरत हो, आईएमटी हमेशा सदैव उसके लिए तत्पर रहेगा। मैं स्वयं अब उसके लिए तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की आगे की कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत ओवर टू यू मैडम। जी, we are always be obliged with the IMT family, and we'll continue and we'll get your support in future also. Thank you, sir. Thank you very much. Over to you, Umesh. धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारा संक्षिप्त समय में अनुरोध स्वीकार किया, आप हमारे कार्यक्रम के हिस्सा बने, हमारा सर गर्व की बात है हमारे लिए। और आपका सर सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा है जब भी हमें आवश्यकता हुई है, और उम्मीद करेंगे कि आगे आपका आशीर्वाद और सहयोग में हमसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी शिक्षकों की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा सर आप हमारे साथ जुड़े रहें जब तक आपका समय है। और अब मैं आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको आमंत्रित करने के लिए बुलाना चाहूँगा श्री महेश कुमार जी को। वो प्रथम सत्र के एक्सपर्ट सर को आमंत्रित करें परिचय देते हुए। महेश जी। महेश जी, आवाज आ रही है सर? Yes, sir. We can hear you. मेरी या आज के सभी, तो सबसे पहले तो मैं उमेश सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें अपना पूरा सेमिनार हॉल उपलब्ध करा देते हैं किसी भी सेमिनार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आज के हमारे एक्सपर्ट श्री रामजन्म सिंह जी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो इटावा से एसआरजी हैं और स्टेट पर वो अवार्डी भी हैं तरह के, और वो विभिन्न मुद्दों पे अपने बहुत कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पपेट्री के कार्यक्रम और वीडियो मेकिंग, सारे कार्यक्रम वो अपने पूरे उत्तर प्रदेश जनपद में भी और प्रदेश में भी चलाते रहते हैं। मैं उनका बहुत ही अच्छा प्रशंसक हूँ, और मैं तो आमंत्रित करता हूँ कि सर आज के सत्र की शुरुआत करें। रामजन्म सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी और राठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जैसा कि आवाज आ रही है मेरी? जी सर, वी कैन हियर यू सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया है। और जैसा कि मुझे बताया कि मुझे शिक्षण संग्रह के बारे में बताना है। तो शिक्षण संग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई बहुत बड़ा हुआ हो। लगता है ये कोई नई किताब आ गई और ये इसमें नया नया क्या है,
इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी किताब भी नहीं मिली है। सर रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो ऑन कर लें, सब आपको देखना चाहते हैं सर। आवाज आ रही है मेरी? वीडियो अभी ठीक है? जी सर। मैं इस कार्यक्रम से पहली बार जुड़ा हूँ इस ऐप से। हेलो जी सर, धन्यवाद सर। जी, मुझे लगता है अब आप मुझे देख भी पा रहे होंगे। सर देख पा रहे हैं सर। Yes, sir, हम आपको देख ठीक। पा रहे हैं, आप उसके पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ऐप से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, पहली बार कर रहा हूँ इससे, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं। तो जैसा कि इस बीमारी ने हमें सबको आईसीटी का एक्सपर्ट बना दिया है धीरे धीरे, और हम लोग करके सीख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानते थे, ये लगता था ये कैसे करेंगे, और अब वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो वापस आते हैं अपनी उसी किताब पर कि बारे में ये कहा गया है कि मुझे बताना है। इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे काम हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, कोई भी बड़ा हुआ नहीं है। ये बस एक नए किताब में डाल दिया गया है। इसमें वही सारी चीजें हैं, शिक्षण योजनाएं हैं, समय सारणी है, आईसीटी है, व्यक्तित्व विकास की कुछ कार्य योजनाएं हैं, खेल के बारे में बताया गया है, जो एनसीएफ 2005 है थोड़ा सा उसका परिचय है, कैसे आप आकलन करेंगे बच्चों का वो भी उसी में है। तो कुछ भी इसमें घबराने की बात नहीं है, सारा कुछ वैसा ही है जैसा हम पहले से करते आए हैं। बस उसी को सिर्फ बता देना है, एक बार दोहरा लेना है। क्योंकि जो टीचर नौकरी में आ गया है, लिख के ही आया है, और वो अपने जो कुछ उसने पढ़ा है वो बेस उसका वहीं तैयार हो चुका है, बाकी की चीजें उसी पे निर्मित होती चली जाती हैं। तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा जानना ये है कि हमें, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2022 तक का समय दिया गया है कि मार्च 2022 अपने 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 विद्यालयों को, ब्लॉकों को, सबको प्रेरणा विद्यालय, प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक और प्रेरक जनपद के रूप में स्थापित करना है, और इस तरह से ये पूरे प्रदेश को हमें प्रेरक प्रदेश के रूप में ले जाना है। तो इसी की ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें आपको फिर से याद दिलाई जा रही हैं। इन कार्यक्रमों को करने के बाद हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छी तरह से बढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित हैं कि किस तरह से भाषा में कितना आना चाहिए, गणित में कितना आना चाहिए। अभी प्राइमरी पे बात है, बाद में जूनियर पे भी होगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह है जो पुस्तिका है, इसके 6 भाग हैं। इसमें पहले में अवधारणा है, दूसरे में इसके बारे में जो शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, प्रभावी शिक्षण कैसे करेंगे, शिक्षण योजना क्या है, क्यों है और कैसे बनाएंगे, इसके बारे में चर्चा है। शिक्षण योजना के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं कि क्या क्या उसमें रखना चाहिए आपको, लर्निंग आउटकम्स हैं और बाकी सारी चीजें क्या क्या पाठ्य सहगामी भी कराएंगे, उसी में किस तरह से आप अपना टीएलएम का भी यूज करेंगे। तो इन सब जानकारी है। लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर, लर्निंग आउटकम क्या, लर्निंग आउटकम क्या है और कैसे उनको पाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी है। विद्यालय भवन इसमें कैसे सहायक हो सकता है। और भाग तीसरा जो है उसमें व्यक्तित्व विकास की कुछ कार्य योजनाएं हैं। जैसे जब हम प्रातःकालीन सभा करते हैं तो उसमें किस तरह से हम बच्चों को उनके कौशल के बारे में बता सकते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बता सकते हैं, व्यवसायिक परामर्श दे सकते हैं, बाल संस्कृति कर सकते हैं, उसकी लीडरशिप बढ़ा सकते हैं। ये सब तीसरे भाग में है। चौथे भाग में है सीखने के लिए जो आकलन है कि हमने कितना आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के किन किन पक्षों का किया जाना चाहिए, इसके बारे में। पांचवें नेतृत्व का कि किस तरह से शैक्षिक नेतृत्व किया जाएगा, इसके क्या गुण हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं, विद्यालय नेतृत्व करने के लिए किस तरह का विजन आपको चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करेंगे। और छठवां भाग है उसमें बाकी सारी चीजें जो हैं, समय सारणी, शैक्षिक गतिविधियां, केस स्टडीज, कई जगह की कहानियां इसमें दी गई हैं कि किस तरह से वो अपने काम में सफल रहे। तो सबसे पहले हम जान लें कि शिक्षण संग्रह है क्या। आप ये
इतना तो समझ गए हैं कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो आकर्षक स्कूल कैसे बना सकते हैं, आकर्षक परिसर कैसे बना सकते हैं, हम अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के तरीके जो हैं उसको जान सकते हैं, कुछ नई समझ विकसित कर सकते हैं, पुस्तकालयों को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय प्राय हर जगह होते हैं, हर विद्यालय में है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में पुस्तकालय का वो उपयोग नहीं हो पाता। तो में हम ये भी पाते हैं कि पुस्तकालय तो हैं, किताबें भी हैं, लेकिन आज तक खोली ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को इसमें बेहतर तरीके से आप कैसे इस्तेमाल करें, इन सब को एक पुस्तिका में संभाल के रख दिया गया है कि आप इसको पढ़ें और जानें। तो इसी सब का नाम है शिक्षण संग्रह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि शिक्षण में सबसे प्रमुख चीज़ें हैं, जो हमारा शिक्षण है वो प्रभावी कैसे बने। पहली बात तो यही है कि हमें अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है। और इस किताब में तो पाएंगे कि आप सबके पास अभी किताबें नहीं पहुंची होंगी, भी नहीं पहुंची है किसी तरह से। हमने भी सॉफ्ट कॉपी में जो आई थी वही सॉफ्ट कॉपी हमारे पास भी है, अभी आई है लॉकडाउन की वजह से। और हो सकता है कि जैसे उससे पहले ये किताबें आप सब तक पहुंचेंगी। तो इसमें प्रभावी शिक्षण को एक सीढ़ी की तरह बताया गया है कि किस तरह से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं। तो हमें कुछ सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ेगा, तभी हम शिक्षण को प्रभावी रूप से लागू कर पाएंगे। तो इसमें दो तीन चीजें तो सीधी सीधी आती हैं कि आपकी भागीदारी सबसे बड़ी बात है, कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक तरीका ये होता है कि टीचर पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे पढ़े भी जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। वो टीचर आता है और वो अपना बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया, वो अपनी जो भी योजना बना के आए थे यस सर, आवाज आ रही है? आपकी बात आ रही है सर। आ रही है, आपकी बात आ रही है जी। इसमें ये कह रहा है कि आपका क्या कहते हैं या ऐसा कुछ सिग्नल पुअर है, इस तरह से आता तो मुझे लगा। तो चलिए आगे बताएं कि इसकी जो सीढ़ी बनी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका। बच्चे को आप सिर्फ यहाँ तक नहीं कर सकते कि आपने बोर्ड पे लिख दिया और बच्चे ने उसको उतार लिया। जैसे देखा जाए कि बहुत सारे स्कूलों में होता है। मैं किसी पे मतलब शिकायत नहीं दर्ज करा रहा या किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्राय हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग खुद ही कर देते हैं ऐसा कि ज्यादा कुछ नहीं आता है तो हम ये कह देते हैं कि चलो लिख लो, ये बोर्ड पे लिखा है वही लिखो, पन्ना सुलेखा ही लिख लो। जब कुछ नहीं होता है तो यही कह देते हैं। तो ये कुछ एक्टिव तो कर देते हैं, लेकिन अपने पार्ट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं उसको। हमने अपने तरीके से बता दिया और उसने अपने तरीके से सीख लिया, बाकी हमने खत्म कर दिया। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखें। प्रभावी शिक्षण के ये एक बड़ी शर्त है कि अगर आप एक्टिव नहीं रखेंगे बच्चे को, तो उसका दिमाग बहुत इधर उधर भी जाएगा और जहाँ पे फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि आपकी कक्षा व्यस्त हो, लेकिन व्यस्त हो, अस्त व्यस्त न हो। व्यस्त रखना पड़ेगा आपको, और किस चीज में आप जो पढ़ा रहे हैं, जो जिस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो विषय वस्तु है वहाँ व्यस्त हो। और वो कक्षा पूरी तरह से सारा जितने भी बच्चे बैठे हों वो उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में कुछ कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो कक्षा को आपको व्यस्त रखना पड़ेगा। अन्यथा कक्षा अगर अस्त व्यस्त हो जाएगी तो आप यकीन मानिए आप लस्त फस्त हो जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज है कि आपको इसमें सहभागी अधिगम कराना है। मतलब एक तो दोनों जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो दोनों उस कार्य में सहभागी बने और एक्टिविटी के द्वारा कर करके सीखते जाएंगे, तो वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। चौथा है इसमें कि कार्य का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करते जाइए। और साथ साथ इसमें बहुत जरूरी चीज है कि हास परिहास भी होता रहना चाहिए। कक्षा को ऐसा ना बना दें कि मास्टर साहब जो हैं वो इतने ज्यादा डरावने हो कि बच्चे फिर उसमें डर से बैठे हों। कहा यह जाता है कि आम धारणा थी कि जो बच्चा हो है वो उसके लिए जो सबसे अच्छे टीचर कौन थे, जो ड्राइंग कराते थे, और सबसे अच्छे टीचर, सबसे खराब टीचर कौन था, जो गणित पढ़ाता था, जो
तो ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मुझे भी अपने गणित के मास्टर बहुत अच्छे नहीं लगते थे, हालांकि बेचारे बहुत मेहनत करते होंगे, आज समझ में आता है, लेकिन उनका एक तरीका था पढ़ाने का। और ड्राइंग वाले वो मेरे मन की बात करते थे, थोड़ा हंसी मजाक भी करते थे, तो हास परिहास चलते रहना चाहिए। वो जमाना गया कि जब जो शिक्षण और अधिगम जो था वो पूरी तरह से अध्यापक केंद्रित था। आज व्यवस्था ये है कि सब उसको स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यार्थी केंद्रित होगा तभी केंद्र में विद्यार्थी पड़ेगा। अगर सुना दें तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको एक गाना सुना। अब यहाँ हमारा कौशल है कि हम उस गाने को अपने शिक्षण विधा से कैसे जोड़ लेते हैं, हम अपनी विषय को क्या हम गाने में के डाल सकते हैं, ये हमारा कौशल है। लेकिन अगर हमने कहा कि बेवकूफ कहीं के बैठ जाना होता है, गणित की क्लास है, ऐसे नहीं होगा, तो आप जानते हैं कि जो बच्चा, वो छोटा बच्चा है, उसके मन पे यही प्रभाव पड़ेगा कि ये बता नहीं पाएंगे, ये हमारे काम के आदमी नहीं है। और आप यकीन मानिए, जब आप कहते हैं बच्चे से कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम नहीं सीख पाओगे, तो बच्चा भी अपने मन में यही कहता है कि तुम भी कुछ नहीं जानते हो, तुम सिखा नहीं पाओगे। वो बोल नहीं पाता है, अलग बात है, उसको मौका मिलता है तो वो बोलता है। जब वो बड़ी क्लासों में पहुंच जाता है और गुरुजी कहते हैं कि ये नकल मत करो, तो चाकू रख देता है कि शांति से अपना काम करो। उसकी सीखने की स्वाभाविक गति होती है। तो काम सिर्फ ये करना होता है कि उसको हास परि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आई आवाज आपको? अब ज्यादा अच्छी आ रही है। जी जी, तो मुझे लगता है मैं ऐसे पकड़ लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सर प्लीज। जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें यह है कि आपको हास परिहास भी करना पड़ेगा। आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए पहले आपको लक्ष्य भी निर्धारित करना पड़ेगा कि इस बच्चे को हमें कहां तक लेके जाना है। ये बताना नहीं होता है, लेकिन आपके पास तय होना चाहिए। अब तो शिक्षण प्रेरणा तालिका आ रही है और प्रेरणा तालिका में लक्ष्य निर्धारित हैं, और आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये बच्चा हमारा वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो ये भी जानना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक होता है कि हम अपने बच्चों से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं। अगर आप अपेक्षा रखते हैं तो बच्चा उसको पाएगा। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा, और अगर आप ये सोच लेते हैं कि इससे नहीं होगा, तो यकीन मानिए उससे फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये दुनिया जितनी बाहर है उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर होती है। हम जैसा सोचना शुरू कर देते हैं वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अगर आप, मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर आप करके देखिएगा, अगर आप ये तय करें कि आपको एक बैंक लूटना है, तो आप यकीन मानिए 4-6 दिनों में ऐसे लोगों के संपर्क में आने लगेंगे कि जो बैंक लूटने के तरीके भी आपको बताने लगेंगे। और अगर आप ये तय कर लेंगे कि हमें आप आईएएस बनना है, तो थोड़े दिनों में आपसे वो लोग टकराने लगेंगे। एक सिनेमा का डायलॉग था कि आप जिस चीज की, मैं भूल रहा हूँ, एक शाहरुख खान की फिल्म थी कि जिस तरह से पूरी कुदरत, पूरी कायनात उसको, हाँ, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो धारणाएं पाल लेते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूं, ये होता है क्लास में, इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है कि जैसे हम ये तय करते हैं कि अब एक कृषि है और गृह विज्ञान है। हम मान के चलते हैं कि कृषि जो है वो महिलाओं का सब्जेक्ट नहीं है, लड़कियों का सब्जेक्ट नहीं है, बच्चियों का नहीं है, उसको बच्चे पढ़ेंगे। गृह विज्ञान, चूंकि लड़कियों को खाना वाना बनाना होता है, तो वो गृह विज्ञान जो है वो स्त्रियां ही पढ़ेंगी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, आज भी जो बहुत अच्छे अच्छे शेफ हैं, संजीव कपूर का नाम आपने सुना होगा, वो महिला कतई नहीं है, मुझे तो यही मालूम है, और वो बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। तो ये हमारी अपनी धारणाएं हैं और ये हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा इस लक्ष्य को पा सकता है।
उसकी स्पीड कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उसके पढ़ने समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हर एक बच्चा अपना है कि वो किस तरह से आवश्यकता होती है कि किस तरह से वो उस लक्ष्य तक पहुंचेगा। ये भी आपको है कि की आवश्यकता को जानना है कि कौन सी बच्चा क्या कैसे है, ये करता है। ये इसकी पूरी इस किताब में एक सीढ़ी दी गई है कि आप उस सीढ़ी को ए से जेड तक लेके उन्होंने बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, और आप उसको जब एक बार सोचेंगे, किताब आपको मिलेगी, क्योंकि ये आधे घंटे के सेशन में ये 300 पन्नों की किताब बताना बहुत मुश्किल होता है, बताया जाना बहुत, मैं आपको बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताता जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार फिर से याद दिलाने की जरूरत है, इस काम को फिर से करना है। इस पुस्तिका में एक चीज और बताई गई है, शिक्षण योजना। शिक्षण योजना क्या है, आप भी जानते हैं कि शिक्षण योजना के लाभ क्या हैं, शिक्षण योजना अगर न रहे तो क्या परेशानी होती है, और शिक्षण योजना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है इसमें। अगर शिक्षण योजना अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कोई भी काम अगर योजना बना के न करें तो आप, छोटा सा काम है, अगर आपको बाजार ही जाना है, सब्जी ही खरीदनी है, तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी कि एक थैला ले लेना चाहिए, इस रास्ते से उधर से एक रिक्शा लेंगे, सामान भी रख लेंगे। तो हम एक योजना बनाते हैं, और जो शिक्षा देने पूर्ण कार्य पर हम लोग बहुत आराम में हो जाते हैं, हम बता देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा है ऐसा नहीं होता है, तो कुछ सिचुएशन और आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप और शिक्षण योजना को लचीला भी रखना, योजना है ना भाई, कोई ब्रह्मा जी का लिखा वाक्य नहीं है कि अब ये हो गया है तो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। शिक्षण योजना जो है, इसमें 3-4 चीजें को ध्यान आपको रखना चाहिए। एक तो हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, उसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि किस लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के हम बना रहे हैं, कि हम कौन कौन सी गतिविधियां जी जी आ रही है आवाज, एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया इसमें। सर आपकी तरफ शायद नेटवर्क इशू है। हेलो, हाँ थोड़ा सा है, एक फोन आ गया था बीच में, इस वजह से। चलिए कोई नहीं, हाँ वो नेटवर्क उसी का यूज करता है तो शायद इस वजह से। कोई नहीं, अभी आ रही है आवाज आपकी, मेरी आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखें, योजना आपके पास योजना नहीं होगी तो अस्त व्यस्त तरीके से करेंगे। काम तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, और करते भी हैं, लेकिन कई बार बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो जिस चीज में 5 मिनट देने होते हैं उसमें हम 20 मिनट दे देते हैं, और जिस चीज को 20 मिनट देने, तो योजना में इस चीज का भी ध्यान रखें कि हम कौन सी गतिविधियां ले रहे हैं, क्या लर्निंग आउटकम है, क्या उसके विभिन्न चरण हैं, कितना समय किसमें देना है, और की किस तरह से हम सहभागिता कर पाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी डालें, ये भी सब आकलन करना पड़ेगा। इसको लचीला रखना बहुत जरूरी है। एक तो इसकी रोचकता हो, आपकी योजना में रोचक हो, बच्चों के हिसाब से हो। आपने कई बार, हमने अपना मेथड ही गलत चुन लिया, पढ़ाना है हमें क्लास 3 को, और हमने चुन लिया है लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड अगर आपने ले लिया, लेकिन अच्छे अध्यापक नहीं बन पाएंगे। आप विशेषज्ञ तो हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अच्छा अध्यापक वही है जो मस्तिष्क तक पहुंचा सके। अगर हम इतना करते हैं, तो ये मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एक ऐसा घटना कि अगर हमने लचीला नहीं रखा तो क्या हो सकता है। आ पढ़ाना था, अ और आ,
तो टीचर ने ये तय किया कि हम अ से अनार पढ़ाएंगे और आ से आम जब को क्लास में ले गए तो क्या है, तो अनार है, हम अनार का पहले अच्छा और दूसरा अमरूद या अमरूद है, हम कहेंगे कि अमरूद है और अमरूद का पहला अक्षर अ है। फिर हम कहेगा बच्चा कहेगा आम और कहेंगे आम और आ जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है आ। अब उन्होंने अमरूद दिखाया, ये बिल्कुल हुआ था क्लास में, उन्होंने अमरूद दिखाया और अमरूद को यहाँ स्थानीय भाषा में सपड़ी कहते हैं। तो अमरूद दिखाया, कहा कि बोले क्या है, बोले माँ साहब सपड़ी है। तो इसमें सपड़ी में अ तो कहीं था ही नहीं। बढ़िया, तुम बैठो। दूसरा दिखाया ये क्या है, आम आम है, आम को ये क्या है, बच्चा बोला ये टपका है और अब टपका में आ भी नहीं था। तो अब वो शिक्षण योजना खराब होने लगी और अमरूद है। तो ये लचीलापन उसमें थोड़ा होना चाहिए। बच्चे ने कही दिया कि सपड़ी है, तो सपड़ी को आप दूसरे रास्ते से फिर अमरूद पे लाइए। तो इतना आपने ये कह दिया कि हमारी योजना में ये सपड़ी से अमरूद लाना नहीं था, तो ये काम नहीं चलेगा, कि इसको इतना लचीला बनाना ही पड़ता है। और ये आपका कौशल है कि किस तरह से ले जाएंगे, क्योंकि योजना आपके लिए है, आपकी योजना के लिए नहीं है। बाकी तो सब कुछ योजना आपके क्लास में हो सकता है, बहुत अच्छी फुल प्रूफ योजना बना के ले जाएं और हो सकता है वहां पे जाके आपकी पूरी योजना फेल हो जाए, तो ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें रोचकता बनाए रखिए, जाइए। इस नवाचारों के बारे में भी नवाचार एक्चुअली नवाचार कई बार हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ एकदम नया सा कुछ है तो वो हमारा नवाचार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नवाचार वही है उसको करने का एक नया तरीका विकसित कर लिया, इसको दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं, ये एक नया तरीका हमने खोज लिया है तो हम उसको करते हैं। जैसे हमारे कई साथी क्या इस गीत नहीं गवाए जाते थे कि किसी ऑब्जेक्ट से पढ़ाया नहीं जा सकता था, एक किसी आदमी ने पपेट्री ढूंढी और वो पपेट्री से पढ़ाने लगा, वीडियो बनाया और उसे लगा, तो ये चीजें वही थी लेकिन उसको एक नया तरीका किया, इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। आजकल नवाचारों के नाम पे बड़ा हल्ला मचा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें कर बैठते हैं, जबकि उसका शिक्षण प्रक्रिया से ज्यादा लेना देना भी नहीं होता है और कई ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि वो नवाचार की श्रेणी में आ जाता है। तो खैर हमें ध्यान रखना है कि हम फोकस इस बात पे रहना है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कैसे पाएं, लर्निंग आउटकम है उसको हम कैसे लेके आ पाएं। शिक्षण योजना का आधार ही वही होना चाहिए कि हम निकाल पाए। लर्निंग आउटकम अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी योजना सही है, अगर लर्निंग आउटकम नहीं निकल पा रहा है इसका मतलब योजना जो है वो ठीक नहीं। इसमें दिया गया है समय सारणी के लिए कि समय सारणी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। समय सारणी का प्रयोग देखा जाता है, मैं एसआरजी हूँ, इससे पहले एबीआरसी था और बहुत सारे स्कूलों को देखने का अनुभव है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में जो समय सारणी है वो तरीके से फॉलो नहीं हो पाती, तो बनी ही नहीं। कहीं उन्होंने कह दिया ऐसे ही बना लिए हैं साहब, और ज्यादा अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे 2 ही मास्टर हैं, क्या करें, इतना काम है क्या करेंगे, ये योजना बनाए, समय सारणी बनाए, बात सही है। स्कूल आ ही गए हैं, बैठना भी है 4-5 घंटे, तो जब 5 घंटे बैठने हैं तो थोड़ा तरीके से बना लें कि हम कैसे कर पाएंगे और किस समय हमें क्या चाहिए। तो बेहद जरूरी है। कई आप लोग भी कहते होंगे, आप में से कई लोग ऐसा कहेंगे कि हम 2 ही आदमी हैं, तो 2 आदमी के लिए प्लान बनाइए, 3 है तो 3 के लिए प्लान बनाइए, 4 है तो 4 के लिए प्लान बनाइए, और अकेले हैं आपसे भी कुछ प्लान तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर बिना प्लान के आप चलोगे तो किसी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसके बाद आईसीटी के बारे में भी बताया गया है, आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं विद्यालय में। आईसीटी के कई चीजें हो सकती हैं,
जैसे आप स्मार्ट टीवी, अभी महानिदेशक महोदय ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्मार्ट टीवी की व्यवस्था की जाएगी। अच्छी बात है, स्मार्ट टीवी आ जाएगी तो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जो चीज़ों को हम दृश्य नहीं दिखा पाते हैं उनको, अमेरिका में एक व्हाइट हाउस है, बर्फ पड़ती है तो ऐसा होता है, तो हो सकता है हम स्मार्ट टीवी में बढ़िया तरीके से बड़ा दिखाएं, ये भी हो सकता है। इससे पहले छोटी टीवियां भी आई थी, बहुत सारे स्कूलों में होंगी, अब मुझे नहीं दिखती कि कहाँ है। आई योजना थी, ईश्वर जाने कहाँ गई। प्रोजेक्टर बहुत सारे स्कूल में लग चुके, हमारे यहाँ इटावा में इससे पहले प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक ग्राम में, हालांकि उन्होंने लैपटॉप नहीं दिया इसलिए वह चीजें काफी अधूरी हो गई। प्रयास हो रहा है कि वो भी हो जाए। रेडियो की बात जो चल रही है कि अभी मीना मंच का कार्यक्रम आता है, रेडियो पे आता है, अंग्रेजी सीखें रेडियो पे सिखाते हैं। इसके अलावा आज तो रेडियो पे क्लासें चल रही हैं, ई पाठशाला की, वो भी रेडियो पे चल रहा है। तो रेडियो एक बहुत सस्ता और सरल माध्यम है जहां से आप सीख सकते हैं। लैपटॉप प्राय हर टीचर के पास है, 50% के पास तो है ही। अपने लैपटॉप को, अपने निजी लैपटॉप को कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी पीपीटीज बना सकते हैं। बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। टैबलेट है और कुछ नहीं है तो मोबाइल फोन, अगर बहुत कुछ बच्चों को बता सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जिसमें बहुत सारा काम, बहुत सारे उत्पादों को ये खत्म कर चुका है। अब घड़ी कोई नहीं पकड़ता, कैमरा कोई लेके नहीं घूमता, टेलीविजन कोई नहीं देखता, तो इसकी बहुत ताकत है। और अगर इतनी ताकत है तो ये हमारे विद्यालय में जरूर काम आ सकता है। तो इसको हम कर सकते हैं, जितने भी आईसीटी के संसाधन हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। गया है, ये भी बता दूं कि ये भी कहा जा, किताब में लिखा हुआ है, वैसे किताब में जो लिखा हुआ है यही ब्रह्म वाक्य नहीं है, इससे इतर भी जाके आप काम कर सकते हैं। इससे कुछ और बेहतर हम जैसे, आप जैसे लोगों ने ही इस किताब को लिखा है, कहीं बाहरी दुनिया बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम सब जानते हैं। जब किताब आपके हाथ में होगी तो आप देखेंगे ये सब हम जानते ही हैं, इसमें से बहुत कुछ हम करते हैं। तो ये भी करना है। और इस आईसीटी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे के व्यवहार परिवर्तन में कर सकते हैं। आजकल बहुत आसान है, आईसीटी का प्रयोग बेहद आसान है। अगर आप प्रयास करें, आजकल इस छोटे से मोबाइल में कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, एक डिस्प्ले भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो आप ये छोटे छोटे वीडियो आजकल छोटी छोटी फिल्में बना सकते हैं, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े थिएटर में वो रिलीज होगी। यूट्यूब पे रिलीज कर दीजिए, यूट्यूब पे बिल्कुल मुफ्त में होती है, लिंक भेज दीजिए, कुछ नहीं देखेगा आदमी, 10-20 हजार आदमी देखेगा। अगर कोई नहीं देखेगा, अगर एक बच्चे ने भी देखा और अगर उससे उसका जीवन बदलता है, तो मुझे लगता है कि आपने अपना कर दिया। तो आप बस काम करते जाइए, तो सोचिए इससे कितना बदलाव अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे अकेले से क्या होता है, मेरे दोस्त, अकेले से ही बहुत कुछ होता है। इस दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं वो सब अकेले करने से ही हुई हैं। आईसीटी के अलावा आपका जो विद्यालय भवन है उसको भी आप पूरी तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बदल सकते हैं। पूरी दीवारों को आप प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में उसका आ सकते हैं। पूरी किताब को दीवार पे लिखी जा सकती है। हमारे यहाँ जनपद में हुआ भी है, ये बहुत सारी जगह यहाँ पे कई लोगों ने अपने पैसे से किया है। हम लोग थोड़ा सा, हमारे जिले में थोड़ा सौभाग्यशाली रहे कि जिला अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने पंचायत के पैसों से पूरा करा दिया। और अब तो सारा कुछ पंचायत के पैसों से हो रहा है, कायाकल्प योजना चल रही है। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। विद्यालय भवन को आकर्षक बनाया जाए, इस पूरे शिक्षण संग्रह में इस बारे में भी है, विद्यालय को आकर्षक बनाया जाए। कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, ये भी हम कर सकते हैं। समय सारणी के बारे में बता सकते हैं चौबे जी।
सारणी के समय सारणी माफ कीजिए, हम विद्यालय में किस तरह से दीवारों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में बदल सकते हैं। विद्यालय का पुस्तकालय जो एक देख लीजिए इनके पास विद्यालय का पुस्तकालय जो है वो भी एक महत्वपूर्ण जगह होती है जहाँ पे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय को भी हम चाहें तो बहुत ऐसी जगह में बदल सकते हैं जो ज्ञान का केंद्र है। प्राय देखा जाता है कि पुस्तकालयों में कई बार ऐसी पुस्तकें हैं जो बच्चों के मतलब की ही नहीं है, या मतलब की भी हैं तो रखी हुई हैं, कभी देखी ही नहीं, और हेडमास्टर साहब ये बताते हैं कि साहब 10 साल किताबें बिल्कुल नहीं फटी, बिल्कुल जरा सा जिल्द भी नहीं उखड़ा है। मैं कहता हूँ कि अगर जिल्द नहीं उखड़ा है तो उस प्रधान अध्यापक को सबसे पहले सजा देनी चाहिए कि इन 10 सालों में अगर एक पन्ना भी किताब का नहीं फटा तो इसका मतलब किताब किसी को दी ही नहीं गई। अगर किताब दी जाती, सब बच्चे पढ़ रहे होते तो एक साल में ही वो किताब फट चुकी होती। किताबें हैं, बच्चे हैं और किताब पढ़ेंगे तो भी। तो विद्यालय का पुस्तकालय भी एक जगह है ज्ञान के केंद्र में बदला जा सकता है। प्रयोगशाला, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी प्रयोगशालाएं विकसित की हैं, और कुछ लोग अगर प्रयोगशाला नहीं विकसित कर पाए हैं तो गणित और विज्ञान की जो किट है उसके द्वारा भी प्रयोगशाला की कमी को पूरा कर सकते हैं। परंतु देखने में ये आता है कि हम में से कई साथी उस किट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं एक स्कूल में गया, एक बार पूछा कि किट, वो जो सहायक अध्यापक वहाँ पे वो एकदम फट पड़ी अपने हेडमास्टर पे कि इन्होंने जीवन में कभी हमें छूने ही नहीं दिया कि इसमें से हो जाएगा कुछ और जिम्मेदारी हो जाएगी हमारी। तो भाई साहब, अगर चीजें आती हैं तो खत्म भी होती हैं, खर्च भी होती हैं और खो भी जाती हैं। तो उसका प्रयोग कीजिए। ये ना सोचिए कि खत्म हो जाएगा तो हम जवाबदेह होंगे। जवाबदेह तो तब होना चाहिए जब 10 साल तक वैसी की वैसी ही रह गई और उसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। एक चीज और है इसमें, इस पूरे किताब में, कि आप समुदाय को कैसे विद्यालय से जोड़ेंगे। जब तक कोई भी काम ऐसा है कि जब तक उसका समुदाय उससे न जुड़े तब तक उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हम समुदाय को बिना जोड़े हुए सारा काम कर लेंगे तो ये बेहद है कि आप कर पाए, क्योंकि अगर आप एक तरह का परिवर्तन थोप रहे हैं, ये जो बच्चों को सिखा के भेज रहे हैं वो अपना बहुत सारा समय वहां परिवार में बिताते हैं कि ये हमारा विद्यालय है, ये अध्यापक हमारे लिए काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम कर रहा है। तो यकीन मानिए आपका विद्यालय को अच्छे बनते हुए समय नहीं लगेगा। मैं एक स्कूल को जानता हूं जहां पे बेचारे वो बागवानी की थी, उन्होंने किचन गार्डन बनाया था। बहुत सारे स्कूलों में की जाती है और प्राय ऐसा होता है कि एक पौधा भी नहीं वहां बचता, किसी को बकरी खा जाती है, किसी को बच्चे खेल के उखाड़ फेंकते हैं। और कई विद्यालय ऐसे भी हैं कि जहाँ के गांव वाले उस पूरे किचन गार्डन की देखभाल भी करते हैं, मदद भी करते हैं। और ये हेलो जी, इस पुस्तिका आवाज आई है? हाँ सर, आवाज आई है मुझे आप, हाँ जी। तो इसमें विद्यालय को आप कैसे नेतृत्व कर सकते हैं इसके बारे में भी पूरी जानकारी है। इसको आपको पीडीएफ कॉपी लगता है कि आपको सॉफ्ट कॉपी में दे भी दिया गया होगा। आप लोगों ने अपने अपने ब्लॉग्स के जो के ग्रुप पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत देखा भी होगा। मैं जानता हूं, मैं समझ, आपको सॉफ्ट कॉपी में बहुत ज्यादा कठिन है, हो नहीं पाता है, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। और आप जब पढ़ने लगेंगे तो आप पाएंगे कि मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी किताब है और आप जो कुछ भी करते हैं सारा कुछ वहीं पर है। तो इसको ध्यान में रखिए। समुदाय को विद्यालय से कैसे जोड़ा जा सकता है। प्रार्थना सभा जब आप कराते हैं
उस समय क्या क्या गतिविधियां करा सकते हैं, क्या हम वहां पे बच्चों के लिए आज के समाचार या और कुछ एक कहानी सुनाने की बात, ये सारा सर ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जितना अच्छा वो अपने लिए योजना बनाए, और सिर्फ ये किताब आपकी मदद के लिए है, ऐसा है कि ये किताब में लिखा है इसलिए यही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस किताब में लिखा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस किताब को लागू इसके शिक्षण के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उस पे भी बात है। इसमें अध्यापक कैसे क्या उनकी क्या भूमिका होगी, वो किस तरह से लीड कर सकते हैं, किस तरह से अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय में बदल सकते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें है। मैंने आपको सिर्फ एक रूपरेखा बताई है। किताब 300 पन्नों की है और इसमें प्रत्येक चीज ऐसी है कि अगर हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे एक एक चीज को, तो हमें बहुत सारा समय लगना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको इसकी एक रूपरेखा जानते हैं आपके आधारशिला बेस बनाती है, ध्यान की तरफ हमारा ध्यान ले जाती है, जो लर्निंग गैप रह गए हैं उनको कैसे बदलें। बनाने का तरीका है, तो इसको पढ़िए, इसको लागू करिए और यकीन मानिए बिना उसके कुछ होता भी नहीं है। थोड़ी सोच को बड़ा बनाएं, काम करें, और पूरा यकीन है, हम सबको यकीन है कि हम अपने जो परिदृश्य है कि एक कहने में आता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, हम इसको बहुत अच्छी तरह से बदल सकते हैं। बस थोड़ी सी बात है अपनी सोच को अच्छा करने का और अब थोड़ा सा काम करने का। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सोच हो छोटी तो फिर सैलाब नहीं आता है, पोखरों सोच हो छोटी तो फिर फैलाव नहीं आता है, पोखरों में कभी सैलाब नहीं आता है, और बदलनी है दुनिया तो फिर कुछ काम भी करो मियाँ, इंकलाब कह देने से इंकलाब नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी महेश जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और एक अच्छी स्पष्ट भाषा में सर समझाई हमको, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे। और अब मैं प्रथम सेशन के जो अतिथि उनको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री शौकत अली जी हैं जो हमारे साथ ARP हैं, वो आए और सर का धन्यवाद देकर सर को जो है धन्यवाद ज्ञापित करें। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। जी देखिए, सर ने संग्रह क्या है और ये कितने भागों में है, कैसे बनाई जा सकती है, हम किस प्रकार से शिक्षण योजना को प्रभावी बना सकते हैं, सर ने इन समस्त बातों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। लर्निंग आउटकम TLM का प्रयोग बहुत ही सरल भाषा में शिक्षकों को सर ने समझा दिया। एक शिक्षक को किस तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, बच्चा कैसे अच्छा सीख सकता है, इन सारी बातों के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। यहाँ तक कि नवाचार, समय सारणी और ICT के प्रयोग के बारे में भी सर ने बताया है। मैं समझता हूँ कि सभी शिक्षक बहुत अच्छा ज्ञान इससे प्राप्त करेंगे। सर ने बहुत थोड़े समय में
तमाम जानकारी इस कंपेंडियम की दी है, तो इस सब के लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तमाम शिक्षक, तमाम ART की तरफ से, SRG की तरफ से हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी जैसे ही जरूरत होगी तो वो हमें भविष्य में भी अपना वक्त जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब हमारे आज के इस वेबिनार के जो विशिष्ट अतिथि हैं, सर भी हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी जी। तो सर के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं। सर से मुलाकात हमारे डाइट के कैंपस में ही हुई थी। तो सर अपने B.Ed के बच्चों के साथ एक विजिटिंग एक्सपर्ट विजिट पर आए थे। बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, और सर के अगर प्रोफाइल पढ़ा जाए तो कम से कम 1-2 घंटे का समय लगेगा। सर एजुकेशन में PhD हैं और B.Ed M.Ed ये सब चीज़ें कर चुके हैं, MPhil कर चुके हैं, सर नेट कर चुके हैं। 15 सालों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर जो है पढ़ा रहे हैं, और वर्तमान में सर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एजुकेशन में जो है सर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। सर के बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे लेख जर्नल छप चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि सर का जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी जी को, वो आए हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार सर। राठी जी, आपने बहुत मेरा लंबा हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, आवाज ओके। हाँ, धन्यवाद उमेश राठी जी, आपने मेरा बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू पूरा रिज्यूमे पढ़ दिया। मैं कुछ नहीं, मैं आप ही की तरह आपका मित्र हूँ। आपके आदेश दिया, आपके साथ आया हूँ, आपके आदेश के पालन के लिए आप आया हूँ इसमें। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी जो वेबिनार आप करा रहे हैं, वेबिनार ऑन मिशन प्रेरणा, इस पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। पूरी टीम बधाई की। हमारे जो DSA सर के लीडरशिप में आप जो प्रोग्राम आयोजन करा रहे हैं, और पूरे जितने भी SRG हैं, ARP हैं, जितनी भी इससे जुड़े हुए हैं सभी शिक्षक, सब बड़े बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। आपने मैं समझ सकता हूँ जो इस तरह के प्रोग्राम है, हम लोग जो शिक्षक हैं, हम शिक्षकों को समय समय पे ऐसे प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। तो हम लोगों के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने भी अभी पीछे एक प्रोग्राम कराया था, इसमें 1500-2000 लोग जुड़े थे। तो समझ सकते हैं इस प्रोग्राम इस तरह के आयोजन कराने में किस तरह की मेहनत लगती है, किस तरह के परेशानियों का, या कैसी दिन रात मेहनत लगती है तो इस तरह के आयोजन हो पाते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं 3 o'clock से ही आपका प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, कि मैं क्योंकि मुझे तो बड़ी अच्छा लगा कि आप इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि पूरी शिक्षा की नींव कहें हम तो जितने भी बेसिक एजुकेशन हमारा बेस है, हमारा बेस एजुकेशन, उसके ही हमारे हाथ में कह सकते हैं, उसके ही बेस पे ही पूरा टिका हुआ है शिक्षा का ढांचा। जब तक बेसिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो आगे शिक्षा हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप हमारे कहें राष्ट्र के एक तरह के निर्माता हैं। जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं, मुझे बताया गया कि 1000 से 1200 टीचर इसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस तरह की इस दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ये लॉकडाउन पीरियड है, इसमें लोग अपने घर बैठे हुए हैं, लोग तरह के और मेंटल फटीग है, डिप्रेशन में है, तरह तरह के परेशानियों में, लेकिन आप लोगों ने एक तरह का गेट टुगेदर हो रहा है, और गेट टुगेदर कि आप अपने प्रोफेशन में कैसे आप स्किल को शार्प करें और आगे की दिशा में क्या सार्थक प्रयास आप कर सकते हैं। जैसे कि मिशन प्रेरणा पे आप जो वेबिनार हम लोग देख रहे हैं हो रहा है, इसमें जो महानिदेशक महोदय ने एक कहें या मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि विद्यालय के समग्र विकास हेतु इस तरह का जो मिशन प्रेरणा
का आयोजन किया जाए। इसका उद्देश्य मैं सुन रहा था अभी जो सर बोल रहे थे, राम जनक सिंह जी इटावा से, काफी अच्छा, मैंने इनका आधे घंटे का मैंने लेक्चर सुना, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्यों मैं टीचर एजुकेटर हूँ, शिक्षण प्रशिक्षण से मेरा लगाव रहता ही है, मैं उससे जुड़ा रहता हूँ कि मुझे भी जितना मैं इनमें संपर्क में जाऊंगा मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। तो मैंने काफी कुछ सीखा राम जनक सिंह जी से। मैंने खुद सीखा कि किस तरह से पूरी ये जो योजना है, मिशन प्रेरणा योजना, ये जो मॉड्यूल आए हैं, आधारशिला की बात करें, ध्यान आकर्षण की बात करें, शिक्षा संग्रह की मॉड्यूल की बात करें, काफी विस्तार से चर्चा किया। और जो हम बात करें जो पूरा एक बेस है, जो मॉड्यूल की क्या मिशन प्रेरणा का बेस है, लर्निंग आउटकम पे बेस्ड है। तो आज की शिक्षा है कि जो पहले हम बात करते थे कि पढ़ाया, क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम उतना ऑब्जेक्टिव रहते थे हमारे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसके बेस में हम टीच करता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि हमारा एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन का युग है। ये एजुकेशन 4.0 की तरफ हमारा जा रहा है इंडिया। आप देखेंगे, आप गूगल करना एजुकेशन 4.0। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे हमारा आज काफी फोकस है। तो मिशन प्रेरणा पूरा आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे, कि आप अपने स्टूडेंट से कुछ अपेक्षाएं कुछ निर्धारित करें, कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, उसको डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करें कि जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम आपने डिसाइड किया कि वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, उस बेस पे, उस दिशा में ये पूरा मिशन प्रेरणा है कि आप बच्चे के लक्ष्य निर्धारित करें, उसको मॉनिटर करें कि वो प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया। नहीं प्राप्त कर पाया तो आप उसके लिए प्रयास करें। जो आधारशिला मॉड्यूल सर मैं सुन रहा था कि आधारशिला मॉडल है आधारशिला मॉड्यूल कि फाउंडेशन की बात करता है, फोकस ऑफ लर्निंग की बात करता है, ध्यान आकर्षण है कि आप रेमेडियल लर्निंग की बात करता है, जो गैप है, लर्निंग गैप है, कैसे उसको फिल किया जाए, या शिक्षक संग्रह है, कंपेंडियम है, पूरा एक तो टीचर्स के लिए बाइबल है एक, इसको अच्छे से आप इसको पढ़ना। मैंने पढ़ा इसको, जितना मैं देख पाया इसको, काफी अच्छा इसमें काफी चीजें डिफाइन किया हुआ है। तो जितने भी टीचर्स हैं, मेरा सभी के लिए सजेशन है, मेरा सभी के लिए एक साधुवाद है कि आप जो मिशन प्रेरणा का जो मॉड्यूल है इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें जो दिया गया है उसको ध्यान से अपने अंदर एसेमलाइज करने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। और जो दीक्षा ऐप MHRD मिनिस्ट्री का है, दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला है, इनमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें। मैं अपने सभी स्टूडेंट से बोलता हूं कि दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला, सबसे वेरी फर्स्ट डे में अपने स्टूडेंट को यही इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप और ई पाठशाला ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। आप कहीं भी हैं, उस पर ट्रेनिंग है तरह तरह की, आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, आप ट्रेनिंग कीजिए उस पर। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे ट्रेनिंग है, आप तो खैर टीचर हैं, आप तो कभी काफी मैच्योर हैं, आप तो एक दिशा दे रहे हैं समाज को। तो आपके लिए मेरा एक सजेशन है, सुझाव मैं दे सकता हूं कि आप दीक्षा ऐप, ई पाठशाला ऐप अपने फोन में रखिए। उसको समय समय पे जैसे भी टाइम मिले आपको, जब भी समय हो, आप उसकी ट्रेनिंग आप उसमें देखिए, आप उसमें जो कंटेंट है उसको आप रीड कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो हमारा मिशन प्रेरणा की जो लक्ष्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, समग्र विकास की बात करें, या शिक्षा को अधिक सुचारू व्यवस्थित, या प्रशिक्षण की बात करें टीचर्स की, या शिक्षा की गुणवत्ता पे जोर देने की बात कर रहा है मिशन प्रेरणा, उस सबको हम तभी हासिल कर सकते हैं, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब आप सब लोग एक पॉजिटिव या सार्थक उस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। तो अंत में मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, पूरी टीम के लिए, SRG टीम, ARP, SRG, BSC सर, या कहें आपके डाइट प्राचार्य जी, जितने भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, सबके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और सबसे अधिक बधाई के पात्र हैं जितने भी टीचर्स उससे जुड़े हुए हैं। इस समय जो मोर देन 1000 इससे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सब बड़े बधाई के पात्र हैं। एक अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमें कोई भी बताए, जैसे एक शास्त्रों में कहा गया है, युक्त युक्तम बचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि अयुक्तम नाग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति, कि हमें युक्तिपूर्ण बात हमें कोई भी बताए, चाहे हमारा बच्चा बताए या बोलने वाला तोता बताए, उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि युक्तिपूर्ण बात है, वो हमारी एक लक्ष्य है, वो हमारी एक सार्थक बात है,
बच्चे की बात हो या तोते की बात हो, बोलने वाला तो वो भी बताए, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और अयुक्तमपि न ग्राह्यम साक्षात बृहस्पति, जो अयुक्तिपूर्ण बातें है, भले आपको गुरुदेव बृहस्पति देव आपको बताएं और नियम से विरुद्ध है, उसको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए मैं जितने भी जो ट्रेनर्स आए हुए हैं, उनकी बातों को आप ध्यान से सुने और अपने जो भी पूरी टीम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू राठी जी, Thank you. धन्यवाद मैम। And I'm going to see your profile that your specialization in education and the mental measurement, and Yes, would ma'am. like to listen more about that in the next sessions, in the coming sessions, sir. श्योर मैम, एवरीवन। Thank you very much. इसी के साथ हमारे दूसरे सेशन के एक्सपर्ट श्री अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू मैम। पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद है, डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी सर को, जिन्होंने हमारा शॉर्ट में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और आगे हमको मिलता रहे। धन्यवाद शिक्षक परिवार की तरफ से। और अब हमारे सत्र के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जी सर, डॉक्टर अनिल चौबे जी, वो सर जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करने के लिए हमारे जो SRG अशोक कुमार जी हैं, परिचय देते हुए आमंत्रित करें। अशोक जी। धन्यवाद राठी जी। आज हमारे द्वितीय सत्र के एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल चौबे जी। अनिल चौबे जी राज्य गुणवत्ता समूह सदस्य हैं और राज्य गुणवत्ता स्टेट पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इनका लेखन में बहुत रुचि है। अभी अभी इलाहाबाद में इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय दर्शन। तो शिक्षा क्षेत्र में जो क्वालिटी के क्षेत्र में है, वो पहले से काफी पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नए नए नवाचार किए हैं अपने बरेली में, बरेली जनपद से हैं और बरेली जनपद से गुणवत्ता गारंटी कार्यक्रम चलाया, जो बहुत ही सराहनीय है। वहाँ के CDO साहब ने, वहाँ के DM साहब ने और हमारे स्टेट के लोगों ने बहुत सराहा और पूर्णतः सफल रहा। कल जैसा कि बरेली के BSA साहब भी बता रहे थे उनके बारे में, तो आज हम उनके वचनों से ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। तो मैं डॉक्टर अनिल चौबे जी का अपने जनपद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करें। डॉक्टर अनिल चौबे जी। अशोक जी, हेलो, स्वागत है सर। जी सर, हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी सर, और वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। बहुत धन्यवाद जी। देखिए, ऐसा है कि आज के जो आपकी बैठक है, इसमें परम श्रद्धेय प्राचार्य डाइट GV नगर, उन्हें बहुत प्रणाम सर को। उसके साथ जिला वित्त शिक्षा अधिकारी GV नगर, जिला वित्त शिक्षा अधिकारी सर से जुड़े हुए थे हम थोड़ी देर पहले, बहुत बढ़िया। और तमाम जो स्पेशलिस्ट साथी हैं, तमाम जो अधिकारीगण हैं, उन सबको बहुत अभिवादन। हमारे जितने भी साथी हैं, ARP SRG, सबको बहुत बहुत अभिवादन। ज़्यादातर लोग मेरे परिचित हैं। इसका कारण ये है कि 2 वर्ष पहले एक प्रोजेक्ट चला था, उसको नगर आना हुआ और काफ़ी दिन, 1 साल तक मैंने कुछ काम भी किया था। बहुत बढ़िया विद्यालय। सर, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी, वीडियो ऑन है ना? अच्छा, जो आज का विषय है वो 3 चीजें हैं जो मेरे पास बात करने के लिए है। सबसे चीज है कि लर्निंग आउटकम। जो हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में मैं ये देखता हूँ, तमाम विद्यालय जो बहुत बड़े बड़े बैनर वाले विद्यालय हैं, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा हैं, हमारे यहाँ भी है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। तो वहां पर लर्निंग एक शब्द आता है और उस लर्निंग शब्द का निकालते हैं कि
जो आपने याद कर लिया या जो आपने मेमोराइज कर लिया। आज भी लगा कि ये क्या है, सीखना। सीखने का मतलब सीधा कि विकसित करना। सीखने का मतलब रटना नहीं किसी चीज को, बल्कि सर ऑडियो में आप माइक थोड़ा पास कर लीजिए। जी जी, अब आवाज आई क्या? हाँ जी सर, अब आ रही है। अभी हेलो। आपका वीडियो नहीं ऑन हो पाया है सर। मुझे लग रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए अब ऑन हुआ। नहीं हुआ? हाँ जी सर, अब हुआ। थैंक यू अरे थैंक यू। चलिए, थैंक यू। ठीक है, ठीक। तो लर्निंग शब्द का अर्थ जो हम लगाते हैं वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट से लगाते हैं, कहीं कौशल से लगाते हैं कि वो पूरी तरह से उस काम को करना सीख गया है। जबकि बहुत सारे लोग उसका अर्थ जो है वो लर्निंग का मतलब रोट लर्निंग से लगाते हैं। अगर लर्निंग रोट लर्निंग है तो उसका कोई उपयोग नहीं है, जबकि हम ये कहते हैं कि शिक्षा जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाती है। एजुकेशन फॉर द चेंज इन बिहेवियर। और शिक्षा जो है वो हमारे लिए अंदर कौशल विकसित करती है। शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, या शिक्षा हमें आगे बढ़ना सिखाती है। लेकिन अगर हम किसी किताब को पढ़कर उसे एज इट इज रट लेंगे तो इस तरह से ये जो सिखाना है, ये जो सीखना है, सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। जी जी, आवाज भी आ रही है। तो लर्निंग आउटकम्स, या हम अपेक्षित दक्षताओं की पहले बात करते थे, हम दक्षता की बात करते थे, कैपिटेंसी की बात करते थे। वो सारी बातें जो हैं वो एज ए लर्निंग आउटकम्स। अब हम शब्द प्रयोग करते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या है कि लर्निंग एक सीखना है, और आउटकम्स दो शब्द होते हैं। एक होता है इनकमिंग और एक होता है आउटगोइंग। इनकमिंग का मतलब होता है कि जो हम दे रहे हैं किसी को, जो चीज अंदर प्रवेश कर रही है, जो चीज हम किसी को मतलब उपलब्ध करा रहे हैं। और आउटगोइंग का मतलब ये है कि उसके बाद जो निकल के आ रहा है बाहर। यहाँ पर बात आ रही है आउटकम। आउटकम का अर्थ है कि उसके बाद उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, उसके बाद जो वो दिखलाई पड़ रहा है, उसके बाद उसके व्यवहार में जो दिखलाई पड़ रहा है, वो आउटकम्स है। और शिक्षा में जो हम आउटकम्स की बात करते हैं, तो हम ये बात करें कि शिक्षा में आउटकम्स बहुत जल्दी नहीं आते, लेकिन शिक्षा में आउटकम्स आते हैं तभी वो वास्तव में लर्निंग है। वो उससे पहले लर्निंग नहीं है, वो रोट लर्निंग है। तो लर्निंग आउटकम्स एक शब्द है कि आखिरकार इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस बात को करने के बाद, इस चर्चा को करने के बाद
ये एक्टिविटी कराने के बाद ये प्रॉपर बच्चे के और शिक्षक के दोनों के बीच जो उनके बीच वार्तालाप है, उनके बीच जो कनेक्शन है, उसके बाद बाहर निकल के क्या आता है, बच्चे में दिखलाई क्या पड़ता है, बच्चा के व्यवहार में परिवर्तन क्या आता है, बच्चा उसे कैसे उस काम को कैसे कर पाता है, ये सारी चीजें जो है वो है लर्निंग आउटकम्स। इसलिए लर्निंग आउटकम्स पर हम आज ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछली थोड़ी सी बात करें एक सेंटेंस में एनसीएफ में, तो उन्होंने कहा था कि हमने दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर पैदा किए, सब दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर पैदा किए, लेकिन हम अच्छे इंसान नहीं बना पाए। ये जो बात है कि शिक्षा अगर ऐसा कर रही है तो फिर कर क्या रही है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अगर वो अच्छे इंसान नहीं बना पा रही है, अगर वो देश के अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर पा रही है, तो शिक्षा लर्निंग आउट शिक्षा जो है वो कर क्या रही है? किताब पढ़े हुए, किताबों को रटे हुए डॉक्टर और इंजीनियर पैदा कर रही है, तो शायद संवेदनहीन है, जो शायद संवेदनशीलता जिनमें नहीं है, और वो किसी भी उसके प्रति जागरूक नहीं है, देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक नहीं है। तो इसके लिए एक लर्निंग आउटकम शब्द है जिसे हम शिक्षा से सीधा जोड़ते हैं कि इसके बाद ये जो पाठ है, ये जो चर्चा है, ये जो वार्ता है, इसके बाद बच्चे में निश्चित रूप से ये परिवर्तन आएगा। अगर वो नहीं आता है तो हमारा लर्निंग आउटकम्स हम बच्चे को प्राप्त नहीं करा पाते हैं। तो हम इसलिए इनकी लैंग्वेज भी ऐसी है कि बच्चे इसके बाद ये कर लेते हैं, बच्चे अपने शब्दों में इस बात को बता लेते नहीं कह पाते। तो क्या है ये कि बच्चे जानते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पाते। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की दिक्कत है, वो अपनी चीजों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने अंदर एक भावनात्मक चीजें जो है वो पैदा नहीं हो पा रही हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं हो पा रही है, और उनके अंदर इस तरह का जो भय है वो जो व्याप्त है वो दूर नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनके अंदर उनके व्यवहार में इस तरह का चेंज नहीं हो पा रहा है। तो लर्निंग आउटकम्स का जो हम फोकस कर रहे हैं, और हमने पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हर चैप्टर में ये निकाला है कि वो पाठ्य पुस्तक का वो चैप्टर, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो गणित का हो, वो पर्टिकुलर किसी का कोई सवाल हल करने के लिए चैप्टर नहीं है, वो एक कहानी सुनाने के लिए चैप्टर नहीं है, वो एक कविता सुनाने के लिए चैप्टर नहीं है, वो विज्ञान का कोई सिद्धांत के लिए चैप्टर नहीं है। वो चैप्टर बच्चे में उस तरह की दक्षताएं विकसित करने के लिए है कि जिससे कि वो बच्चा कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसी तरह की परिस्थितियों में जुड़ता है तो वो अपने आप को संभाल पाए, वो अपने आप को उससे जोड़ते हुए उसका हल निकाल पाए, वो अपने जीवन की उन कठिनाइयों को दूर कर पाए। ये वास्तव में लर्निंग आउटकम्स का उद्देश्य है। उन पाठों का उद्देश्य भी यही है कि वो लर्निंग आउटकम उसमें निकले, बच्चे उनसे सीखें, और सीखने के बाद उनके व्यवहार में प्रॉपर परिवर्तन आए। तो ये हुए लर्निंग आउटकम्स। हमने जो लर्निंग आउटकम्स पर काम किया है, पूरे प्रदेश में जो काम हुआ है, फिर से दोबारा उसमें भी काम हुआ है, ये उसमें है अशोक जी। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि पाठ में जो कुछ भी है वो पाठ का किसी कहानी का उद्देश्य नहीं है, कोई पिलवन का या आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने का उद्देश्य नहीं है। सर आपसे एक निवेदन है सर, दिखाएं कि लर्निंग की ये जो लर्निंग आउटकम, हेलो ये हेलो सर आपसे एक निवेदन है कि थोड़ा सर आज जो ना शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना के बारे में थोड़ा सा जरूर बता दें सर। बिल्कुल जी, आ रहा हूं मैं। तो उस पर प्रॉपर लर्निंग आउटकम पर बच्चे की लर्निंग आउटकम के आधार पर हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों की समझ विकसित कर पाए। सर का जैसा कहना है कि टीचिंग प्लान पर हम बात करें, मैं लर्निंग आउटकम के माध्यम से टीचिंग प्लान पर बात कर रहा हूं कि पाठ योजना और शिक्षण योजना दो अलग अलग चीजें क्यों हैं। पहले हम पाठ योजना बनाते थे, हमने बीटीसी में, बीएड में, तमाम उसमें हम पाठ योजनाएं बनाते थे। पाठ योजना का मतलब होता है कि किसी पाठ के लिए कोई योजना तैयार करना।
कि वो पाठ पढ़ाया कैसे जाएगा, उस पाठ को हमें डिलीवर कैसे करना है बच्चों के बीच में। इसके लिए कार्य योजना वो 2 घंटे की 3 घंटे की हो सकती है, एक पाठ को अलग अलग डिवाइड करके 3-4 वादन हो सकते हैं, इस पर हम पूरा फोकस करते हैं। जो शिक्षण योजना है वो थोड़ा हटके है, क्योंकि शिक्षण योजना शिक्षक की अपनी योजना है। शिक्षक टिप्स पर उन चीजों को रखता है कि उन 40 मिनट के पीरियड में, उन 45 मिनट के पीरियड में, उन 30 मिनट के पीरियड में मुझे बच्चों से कौन से लर्निंग आउटकम्स पर बात करनी है, कौन सी चीजों पर बात करनी है, कौन सा TLM यूज करना है, किन मुद्दों पर बात करके चर्चा करनी है, किन पर छोटे समूह में चर्चा करनी है, जिससे कि हम उन चीजों को बच्चों को बाहर निकाल पाए, वो लर्निंग आउटकम बच्चे में डेवलप हो पाए, बच्चों के व्यवहार में वो चीजें विकसित हो पाए जिन जो हमें करनी है। तो हम छोटे छोटे लर्निंग आउटकम के सहारे पाठ को कई भागों में बांटकर, क्योंकि पाठ स्पष्ट है कि वो पाठ किसी कहानी सुनाने के लिए नहीं है, वो पाठ किसी रटाने के लिए नहीं है, बल्कि उस पाठ के पीछे बहुत सारी उद्देश्य हैं, और वो छोटे छोटे उद्देश्य हमारे लर्निंग आउटकम है। इसके बाद बच्चा ये सीख जाएगा, ये बता लेगा, ये कह लेगा, या ये सुना लेगा, या इस तरह से बच्चे में ये परिवर्तन आ जाएगा, बच्चे में ये कौशल विकसित हो जाएगा, बच्चे के अंदर इस तरह की दक्षताएं विकसित हो जाएंगी। ये हमारी योजना है, और इसे हम MOTM कहते थे पहले कि माई ओन टीचिंग मैनुअल। मेरा अपना टीचिंग मैनुअल क्या है, मैं किसी एक पाठ को, एक टॉपिक को, या उसके किसी प्रकरण को मैं बच्चों तक ले जा कैसे पाऊंगा, जिससे बच्चों में वो दक्षताएं विकसित हो पाए। उसके लिए हम आजकल लर्निंग आउटकम पर बात करते हैं कि हम कैसे बच्चों में वो दक्षताएं विकसित करें। ये शिक्षण योजना है, इसको हम छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स में बांटकर, और कौन से मिनट, हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं कि पहले पाठ से पहले हम क्या तैयारी करें, पाठ से पहले हम क्या दें बच्चों को, किस पे बात करें, कहाँ से बात शुरू करें, जिससे बच्चे पाठ पर आए। धीरे धीरे चर्चा के माध्यम से कितनी देर बात करेंगे, उसके बाद पाठ पर हमें क्या काम करना है, क्या प्रेजेंट करना है, कौन सा TLM होना है, कौन सी एक्टिविटी होनी है, कौन सी चीजों पर हमें बात करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, कितनी देर छोटे समूह में चर्चा करनी है। और उसके बाद तीसरी चीज है, पाठ के बाद हमें समेटना कैसे है, हमें निष्कर्ष कैसे निकालना है, हमें कैसे आकलन करना है, कैसे हमें उन्हें जानना है कि कितने सीख गए, कितने बच्चे अभी कमजोर हैं, और उसके बाद पश्च पोषण कैसे करना है, फीडबैक कैसे देना है, और उसके बाद गृह कार्य। ये 3-4 चीजें जो है वो टिप्स पर, वो हमारी टीचिंग प्लान की है, वो हमारी शिक्षण योजना की है। और शिक्षण योजना और टीचर्स डायरी, ये 2 चीजें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि टीचर्स डायरी आपकी वो है कि जो आप काम की योजना बना रहे हैं, अगले दिन आप क्लास में कौन से क्लास में क्या करेंगे, और एक ये कि शाम को उसका आप आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि हम कितना करने गए थे और कितना कर पाए, कहाँ असफल रहे, अब हमें आगे की योजना क्या होनी चाहिए। शिक्षण योजना भी यही है कि हमें क्या काम करना है, कौन सी एक्टिविटी यूज करनी है, कहाँ से बात शुरू करनी है, कौन सा TLM यूज करना है, हम कितना कर पाए, और उसके बाद करने के बाद उसमें भी एक है कि कंसोलिडेशन के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद, बोध प्रश्नों के बाद जैसा आप समझते हो उस तरह से उसे करें, और उसके बाद गृह कार्य दिया। और आगे की कार्य योजना आपकी क्या है, आगे को आप कौन सा पाठ, इस पाठ को आगे कैसे बढ़ाएंगे, या अगले पाठ पर आप क्या काम करेंगे, इसके बाद पिछले पाठ से अगले पाठ को। ये पॉइंट जो है वो टीचिंग प्लान के हैं, शिक्षण योजना के हैं। और जबकि वही मिले जुले प्लान जो है, वो पॉइंट जो है वो टीचर डायरी के हैं, कि डायरी में आपकी योजना है, डायरी में आपका ये TLM है, डायरी में आपकी गतिविधि है, डायरी में आपका टाइम है कि किस टाइम को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, किस तरह से बच्चों के बीच चर्चा करेंगे, कैसे बिताएंगे। और उसके बाद उसमें अपना फीडबैक है डायरी में कि हम कितना कर पाए। इसी तरह से जो आकलन की बात हम उसमें कर रहे हैं टीचिंग प्लान में, वो भी आपका अपना फीडबैक है कि हम बच्चों को क्या देने गए थे और क्या दे पाए, कहाँ कमी रही, किस तरह से कमी रही, और अगले दिन की हमारी योजना क्या होगी। टीचर्स डायरी और टीचिंग प्लान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों टिप्स पर हैं, दोनों टीचर के टिप्स पर होने चाहिए, पूरी योजना बनानी चाहिए। कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम तो सब जानते हैं और जिस तरह से क्लास में पहुंच जाएंगे तो जो भी बच्चे कहेंगे हम पढ़ा देंगे। ये दोनों चीजों की दिक्कत है, टीचर डायरी की भी दिक्कत है और टीचिंग प्लान की भी।
जिनके पास टीचर डायरी नहीं है वो भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, और जिनके पास टीचिंग प्लान नहीं है वो भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। हमें क्या जरूरत है, हम तो जब क्लास में जाएंगे तो सीधे शुरू हो जाएंगे, बच्चे जो कहेंगे उस पर शुरू हो जाएंगे। उससे होता क्या है कि हमारी अनियमितता बनती है, नियमितता नहीं रहती, उससे हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, पाठों के पाठ बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, बच्चों से हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहता, हम खुद कहीं पर भी इस बात के लिए सेंटर्ड नहीं हो पाते, हम कहीं भी इस बात के लिए एक जगह सोच नहीं पाते कि हमें आखिर बच्चों को देना क्या है, देना क्या था और हम क्या दे पाए, क्योंकि हमारी कोई योजना नहीं होती है। हम कभी ऐसा करते हैं कि पाठ से पहले की बात पे 25 मिनट खर्च कर देते हैं और बाकी 5 मिनट हम पाठ पर रहते हैं, जबकि शिक्षण योजना ये कहती है कि हम जो 25% भाग है पाठ से पहले करें और 25% भाग पाठ के बाद करें, 50% लगभग हम पाठ पर रहें। इस तरह की कार्य योजना में जो शिक्षण योजना है उसमें हम इस तरह का सोचते हैं। अब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि 25% टाइम का मतलब ये है कि हम 10 मिनट, अगर 11वां मिनट हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। ये बच्चों से जुड़ने के लिए हमें 11वां मिनट भी हो सकता है और उधर 9 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग अपेक्षित समय इस तरह का है कि इस तरह की अगर कार्य योजना बनाएंगे, हम इस तरह की शिक्षण योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चों के बीच में अपनी बात कह पाएंगे। क्योंकि जो मेन टाइम है, जो मुख्य समय आपका है, जो वास्तव में एक्सपेंड वाला बच्चों के बीच एक्सपेंड हुआ, वो वही है जिस टाइम आप पाठ पर रहते हैं, और वो बच्चों को 50% से ज्यादा कभी नहीं मिल पाता। बहुत सारे जिनकी योजना नहीं बनती है, जिनके पास कोई प्लान नहीं होता है, जो टीचर बिना प्लान के बात करते हैं, उनके लिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 10% बच्चों के पास जो अपना टाइम है वो 10% भी नहीं दे पाते हैं। वो केवल और केवल चर्चा करके, व्यर्थ चर्चा करके और वापस आ जाते हैं और कहते हैं हमने 1 घंटा अपना बेस्ट दिया है बच्चों को, 1 घंटा हमने अपना बिताया है, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाना ऐसे है कि जैसे हम किसी दीवार को धक्का देते हैं, दिन भर धक्का देते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और उसके बाद वो दीवार हिलती नहीं है अपनी जगह से, तो एक विज्ञान में नियम है, सिद्धांत है कि बल गुणा विस्थापन वो कार्य है, वो जीरो है और विस्थापन नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल उसी सिद्धांत को लागू करते हैं वो शिक्षक जो अपनी कोई कार्य योजना बनाए ही क्लास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई विस्थापन नहीं होता वहां किसी तरह का कार्य दिखलाई नहीं पड़ता, वहां पर कोई लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं होते, वहां कोई दक्षता विकसित नहीं होती, वहां कोई कौशल विकसित नहीं होता, वहां कोई सार्थक चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं, हमारी कोई योजना नहीं है। हो भी सकती है लेकिन ज्यादातर नहीं होती है। तो टीचिंग प्लान और टीचर डायरी ये दोनों आपस में, बल्कि लर्निंग आउटकम, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो हमें लर्निंग आउटकम पता होंगे तो हम टीचिंग प्लान बनाएंगे, और जो हमें टीचिंग प्लान हमारा होगा तो हम उसके अनुसार टीचर डायरी डेवलप करेंगे। टीचर डायरी डेवलप करेंगे तो हमारे पास टीचिंग प्लान बनेगा, टीचिंग प्लान बनेगा तो हमें लर्निंग आउटकम पता होंगे। ये एक ऐसा गोला है कि जिसमें तीनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ घूम रही हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई भी हैं और अलग अलग भी हैं, ये दो एक दूसरे की पूरक भी हैं। इनके बिना जो हम एक अच्छी शिक्षण योजना की, अच्छी डायरी की बात करते हैं, अच्छी समझ की बात करते हैं, या बच्चों से अच्छी दक्षताएं विकसित करने की बात करते हैं, वो संभव नहीं है। तो मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद सर, मुझे टाइम दिया आपने यहाँ बोलने का। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सर। अशोक जी, लाठी जी, उमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो है बहुत कीमती समय हमको दिया, और सर आपसे पहले भी परिचित रहे, आपसे बहुत ज्ञान का भंडार है। आपने सर हमको ट्रेनिंग दी है सीमेट में, जी 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 हम लोग रहे हैं आपके साथ। बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद हमको सब मिलता रहे, यही उम्मीद करते हैं। और सब पूरे जनपद की तरफ से आप बहुत धन्यवाद। अभी जो कुछ हमारे जो शिक्षक चाहते हैं वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उनके प्रश्न और को आमंत्रित करता हूँ कि वो सर को धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारी साथी ARP है डॉक्टर ममता विमल अवस्थी। नमस्कार, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार मेरे जी। तरफ से। नमस्कार, नमस्कार मैडम जी। मैडम
सर से हम पहले भी मिले थे, सर ने हमें ट्रेनिंग दी थी सीमैट में प्रयागराज में। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत यूजफुल जानकारी हमारे टीचर्स को दी। तो मैं अपने पूरे गौतम बुद्ध नगर के शिक्षक परिवार की तरफ से और अपनी पूरी ARP टीम की तरफ से, अपने SRG टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हम सभी को दी, जो शायद बहुत सारे कन्फ्यूजन से जो टीचर्स हमसे ही पूछते रहते हैं और हम उन्हें नहीं बता पाते थे कई बार, तो हमें आज बहुत ही यूजफुल जानकारी आपने दी। तो मैं 2 पंक्तियाँ आपके लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ तो मैं हर जगह कुछ पंक्तियाँ जरूर करती हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। धन्यवाद आपका आकर आपने हमको धन्य किया, धन्यवाद आपका आकर आपने हमको धन्य किया। शब्दों में वर्ण नहीं है वो, शब्दों में वर्ण नहीं है वो, आपने हमको जो ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। राखी मैडम और महेश जी अगर सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ओके सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी। एक क्वेरी है सर, जानना चाहते हैं कि अक्सर हम जो टीचिंग प्लान बना रहे हैं वो लर्निंग आउटकम को लेकर बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें बच्चों की दक्षताओं को भी ध्यान में रखना है, तो क्या प्लान में हम दक्षताओं को जगह कहाँ देंगे? वो भी लर्निंग आउटकम के अंतर्गत ही आएंगी सर? टाइम और लर्निंग आउटकम बहुत अलग नहीं है। एक लर्निंग आउटकम नया शब्द विकसित किया गया है, इसलिए किया गया है कि दक्षताएं एक्चुअली क्या है कि दक्षताएं कौशल हैं और लर्निंग आउटकम भी कौशल है। लर्निंग आउटकम से मतलब है यही है, मैंने जैसी चर्चा करी थी कि जो बच्चे में दिखलाई दे बाहर, वो उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखलाई दे, वो उसे कर लेता हो, वो उसके अंदर स्किल डेवलप हो जाए उसके लिए, तो दक्षताएं और वो बहुत मतलब फर्क नहीं है कोई, वो एक ही बात है। तो दक्षताओं को डेवलप हमें विकसित करने के लिए ही बच्चों को पाठ पढ़ाना है, बच्चों को भी दक्षताएं विकसित करनी है। लर्निंग आउटकम का मतलब यही है। हम जब लर्निंग आउटकम लिखते हैं ये काम कर लेते हैं बच्चे, तो इसका मतलब उस पाठ के बाद वो कर लेंगे। और जो पाठ के लर्निंग आउटकम है, अब जो पाठ है हर पाठ के लर्निंग आउटकम फिक्स हैं कि ये इस पाठ का उद्देश्य रटाना नहीं है, बल्कि इस पाठ के बाद बच्चों में ये दक्षताएं ये विकसित हो जाएंगे, वही लर्निंग आउटकम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक महेश यू। सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सर? महेश सर? हाँ जी सर। अनिल चौबे सर नमस्कार, महेश बोल रहा हूँ। नमस्कार, हाँ नमस्कार महेश जी। जी भाई, से यहाँ करते थे विद्यालय में, तो एक मेरे जहन में ये उठता है और हो सकता है कि टीचर्स के अंतर्गत आता हो कि किस तरह हम अपनी जो हमारी पुस्तकालय है तो उसको किस तरह से हम सक्रिय बना पाए। क्या हम योजना तैयार करें कि हमारी पुस्तकालय एकदम सक्रिय हो जाए, सब बच्चे उसका सकें और टीचर भी सब बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हो सकें। बड़ा बड़ा आसान है, बड़ी सैद्धांतिक सी किताबें मत रखिए, उसमें कहानी की, कविताओं की, चित्रों की किताबें रखिए और बच्चों को फ्री करिए कि 1 घंटे जो मन में आए वो पढ़ो। कोई किताब इशू नहीं करनी है, मतलब इस तरह से नहीं देनी है कि यही पढ़ना है, जो उनके समझ में आए, जो उनके मन में आए, जिस किताब को चाहें वो उठाएं और वो पढ़ने लगें। तो बच्चे धीरे धीरे करके कभी चित्र देखेंगे, कभी केवल किताब को छुएंगे। हम लोग जब किसी स्टॉल से एक किताब खरीदते हैं और उस किताब का पहला जो कवर है उसे पढ़ने के बाद उसके उसके कुछ पन्ने पलटते हैं और पन्ने पलटने के बाद कहते हैं किताब अच्छी है, कहते हैं ना सर, किताब अच्छी है, और वो किताब हम खरीद लेते हैं। बच्चों को भी पन्ने पलटने दीजिए, बेमतलब में ही पन्ने पलटने दीजिए। हो सकता है कि उन्हें कहीं कुछ चीज समझ में आए और वो पढ़ने के लिए बाध्य हो, आगे बढ़ने के लिए उसमें देखना चाहें कि आगे क्या हुआ, इस चीज के लिए वो बाध्य हो। और इसी तरह की ज्यादातर किताबें हो जो चित्रों से हो, जो किताबें चित्रात्मक हो, जो किताबें इस तरह की हो जिसमें कहानियां हो, जिसमें कविताएं हो, जिसमें बच्चों के मन की चीजें हो, इस तरह की जब रखेंगे तो धीरे धीरे करके और किताबें पढ़ने का भी उनमें शौक बढ़ेगा। और छूट दीजिए,
मेन तो ये है कि छूट दीजिए उन्हें पढ़ने का, जो किताब अच्छी लगती है वो पढ़ो, अगर वो रोज वही पढ़ते तो नो प्रॉब्लम, पढ़िए, फिर कुछ ना कुछ और देखेंगे, कुछ ना कुछ और पढ़ेंगे। और लाइब्रेरी को बक्से में मत रखिए, सबसे बड़ी समस्या लाइब्रेरी को एक्टिव लाइब्रेरी। जी जी जी, किताबें बक्स में वो में रखी जाती है, एकदम साफ। आवाज कट रही है आपकी। जी जी की रहती है, उनको बहुत जी नहीं है सर जी, उसके में क्या सर आवाज कट रही है अब। एक पूरा सर प्रश्न दोबारा करिए, ऐसा आवाज कट रही है आपकी। जी हाँ आ रही, बोलिए बोलिए सर। शायरी जब हम रोज प्रतिदिन बनाएंगे अपना प्लान, जो हम पूरा एक वीक का, एक सप्ताह का जो पूरा किस देंगे नहीं, जब वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो एक हफ्ते की बना सकते हैं, आप चाहें तो, लेकिन आप एक हफ्ते की बनाएं। और अब जो कैलेंडर आ रहा है आपके विद्यालयों में, बहुत जल्दी कैलेंडर आने वाला है, जो साप्ताहिक कैलेंडर होगा, कि उस हफ्ता आपको कौन कौन से पाठ पढ़ाने हैं और उन पाठों के लर्निंग आउटकम क्या होंगे, ये भी लिखा हुआ है साथ में। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं फाइनल, तो कैलेंडर आपके बीच में बहुत जल्दी आने वाला है, जो ये बताएगा कि साप्ताहिक पाठ कौन कौन से होंगे, किस विषय के, और उन पर काम क्या करना है। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। यदि कोई और अन्य प्रश्न होगा तो हम अपने बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत वेबिनार में आप से थैंक यू थैंक यू सारे ओवर टू राठी जी। आज के हमारे जो एक्सपर्ट रहे हैं द्वितीय सत्र के, डॉक्टर अनिल चौबे जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर बहुत हमको व्यस्त समय में से अपना समय दिया है, सर आपके हम आभारी रहेंगे। और आगे भी सर उम्मीद करेंगे कि आपका जो मार्गदर्शन आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं राखी मैडम को इनवाइट करूंगा कि मैडम इस सत्र की जो है कल की जानकारी देते हुए सत्र का समापन करें। जी सर। सत्र के बारे में जानकारी देते हुए आप समापन करें। जी सर। सर कल हमें नेक्स्ट, हेलो हेलो मैम आप बोलिए। तो मैम मैं एक सर का क्वेश्चन जानना चाह रही थी, मुझे आवाज नहीं क्लियर हो पाई है। कल के सत्र की जानकारी देते हुए अब इस सत्र समाप्ति की घोषणा कीजिए। ओके, थैंक यू। तो कल हमारा 5वां दिन होगा और हमारा आखिरी दिन होगा। तो कल हमारे साथ हमारे गेस्ट, और कल का जो हमारा सेशन है वो आईसीटी पर आधारित होगा, जिसमें हम सभी शिक्षण विधियों के बारे में जान सकेंगे, और आईसीटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो कल का सत्र भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी टीचर्स से, अगर आप आईसीटी से संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकें। और कल हमारा आखिरी दिन होगा, तो हमारे एक स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट, और मे बी कल हमारे साथ हमारे डाइट प्राचार्य सर, जो कि आज नहीं जुड़ पाए, तो हो सकता है कि कल हमारे साथ वो कंटिन्यू करें। एंड
इसी के साथ आज के सत्र का हम समापन करना चाहेंगे और आपका आज का सत्र हमारा बहुत अच्छा रहा, हम सभी को बहुत अच्छे से सुन पाए, बहुत अच्छी जानकारी हम सबको मिल सकी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अधिक संख्या में हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास हम पर इसी तरह से बना रहे और हम आपके साथ रहेंगे, इसका हम आपको वादा देते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू उमेश सर। धन्यवाद राखी मैडम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैडम आपने छोड़ दी है, कल हमारे सेशन में जो एक हमारा पूरा सेशन रहेगा वो दीक्षा ऐप पर रहेगा। बहुत सारे लोगों की दीक्षा की बहुत सी समस्याएं होती है, किस तरह लॉगिन करें, किस तरह रजिस्टर करें और किस तरह ट्रेनिंग करें। उसके लिए हमारे जो ICT के एक्सपर्ट आएंगे तो वो सर आपको बताएंगे दीक्षा के बारे में। तो सभी लोगों से निवेदन है कि कल समय से जुड़ करके उस सत्र का जरूर लाभ लें और हम उम्मीद करेंगे कि आप सबका सहयोग इस तरह मिलता रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि सर एक चीज हम टीचर्स के साथ शेयर करेंगे कि अभी तक हमारे नोएडा के 64% टीचर्स ने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग को कर लिया है एंड वी आर ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने बाकी सब टीचर्स से भी, सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब गुड बिग क्लैप सभी के लिए और हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने जनपद को 100% तक लेकर जाएं। अब मैं हैंड ओवर करता हूं रितु मैडम, टेक्निकल की हमारी पूरी हेड है, कंट्रोल उनके हाथ में है। वो मीटिंग को आवश्यक कल के निर्देश देते हुए एंड करें इस इवेंट को। हाँ जी, थैंक यू सर। और कल हमारा समाप्ति पर है सेशन। कल हम कल 5 दिन की अपनी यात्रा पूरी करेंगे। आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा, हमें बहुत खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कि हम बहुत ज़्यादा नंबर में जुड़ पाए। कल सत्र समाप्ति के बाद आपसे असेसमेंट का लिंक शेयर किया जाएगा और उसको शेयर करने से पहले सत्र समाप्ति के समय मैं आपको जो भी निर्देश दूं, आपसे मतलब विनती है मेरी कि उन्हीं निर्देशों को मानते हुए, उन्हीं बातों को मानते हुए उस असेसमेंट को प्लीज फिल करें, जिससे आपके सर्टिफिकेशन में आपके नाम, आपके स्कूल के नाम के और ब्लॉक के नाम के साथ कोई गलती ना हो। इसी के साथ अभी हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, हमारे एसआर जी, और जिनके मार्गदर्शन में हम सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कहूंगी सर आप हमसे कुछ कहें। अशोक जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अशोक जी दूसरी मीटिंग में व्यस्त हैं शायद। अशोक जी हैं, जुड़े हुए हैं अशोक जी? हाँ जुड़े हुए हैं, हाँ जुड़े हुए हैं। जी जी। हेलो। हाँ जी सर जी। हाँ, मैं कोई और चीज रह रही है? अनिल जी गए क्या? मैं अभी जुड़ा हूँ। हेलो। गए, निकल गए, लेफ्ट हो गए वो। अच्छा, अनिल जी की दूसरी चल रही थी, वहां से वो कनेक्ट हुए थे। मेरी भी दूसरी चल रही है वहां पर स्टेट में। तो मैं सभी अपने शिक्षक साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि जो जिस तरह से प्रगति दिखा रहे हैं सभी शिक्षक, एक जनपद का नाम अपना कर रहे हैं प्रदेश में कि हमारा दीक्षा ऐप में इतना पहुंच गया है, तो दीक्षा ऐप का चाहूंगा, अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड और रजिस्टर करके और ट्रेनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करें। यदि ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो हमारा जनपद जाएगा ऊपर। जब जनपद जाएगा तो हमारे BSA साहब का नाम होगा, BSA साहब का नाम होगा तो हमारा नाम होगा। हमसे ही BSA साहब हैं, तो BSA साहब को हमें अपने आप को उठाने के लिए BSA साहब को भी उठाना होगा और खुद को उठाना होगा। अपने जनपद में अच्छी अच्छी गतिविधियां और जो हम कर रहे हैं लर्निंग आउटकम के लिए या उनके लिए, तो जो हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही हैं, आत्मसात करने की आ रही हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था मैं, तभी जुड़ा था, तो डॉक्टर साहब ने ये जो हमारे गेस्ट थे डॉक्टर साहब, उनको सुना था। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो मॉड्यूल में हमको नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। जो चीजें हमें प्रैक्टिकली मिलती हैं, जो चीज हमको लोग प्रैक्टिकली करके बताते हैं, तो वो हमें आत्मसात करने की जरूरत है। क्योंकि सीखते तो हम बहुत कुछ खोकर हैं, बहुत कुछ काम करके सीखते हैं। जब हम
90% करते हैं तो उसका 20% सीखते हैं। तो हमें सीखी सिखाई बातें मिलती हैं, हमें अनुभवों से मिलती हैं, तो हमें उनको आत्मसात करना चाहिए। और मैं इसी क्रम में महेश जी को, हमारे जो इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हैंड ओवर करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगंतुक जितने भी थे, हमारे शिक्षक जितने भी जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। महेश जी। अंत में मैं सभी का धन्यवाद, मुख्य अतिथि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, IIMT को पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और श्रीकांत द्विवेदी जी, प्रोफेसर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और हमारे प्रथम एक्सपर्ट रामजन्म सिंह जी इटावा से SRG है, राज्य गुणवत्ता समूह में कार्य करते रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस जो आप देखते हैं दीक्षा ऐप पर, उनके द्वारा बनाए गए हैं, और पपेट्री उनकी बहुत ही फेवरेट कला है, जो उन्हें राज्य पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। वो उनकी यही खासियत थी कि उन्हें पपेट्री के द्वारा अपने जिले में बहुत अच्छा काम किया था, बच्चों में एक ऐसी रोचकता पैदा की थी शिक्षण के प्रति। और हमारे जो एक्सपर्ट थे अनिल चौबे जी, उनके बारे में अशोक जी ने इतना बताया था। वो इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं साथ साथ अपनी समस्त टीम, ARP की टीम, जो हमारी एडिटिंग टीम है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन टीम है, और हमारी सबसे मेहनती टीम है टेक्निकल टीम, जो दिन रात कभी पोस्टर, कभी स्लोगन और सारी चीज़ें तैयार करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सारी टीम में खासकर हमारे अशोक सर, जो हमें हमारे साथ खड़े रहते हैं, जरा जरा सी बातों पे हमें गाइड करते रहते हैं, और एक्सपर्ट्स भी ज़्यादातर अशोक सर ने दिलाए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम इवेंट का समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और कल हम लोग पुनः मिलते हैं 3 बजे इस वेबिनार के समापन के अवसर पर। धन्यवाद। राठी जी क्षमा चाहूंगा, मॉडरेटर टीम का नाम आया। हमारी मॉडरेटर टीम उवेश राठी जी और कविता भटनागर जी, क्षमा चाहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रितु मैडम। हेलो, जी मैम। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। आप इवेंट क्लोज कर दीजिए आप आज का। आज क्लोज करके फिर रिकनेक्ट करना है? जी जी मैम। जी थोड़ी देर मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, आपका धन्यवाद। ओके, बाय। थैंक यू।